भारतीय सेना में थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों ही में लागू की गई अग्निपथ स्कीम की कि डॉक्टर आईपी सिंह इसको लेके क्या सोचते हैं। वे आईपी सिंह जो 1971 के युद्ध में लगातार 72 घंटे तक अपने जवानों के ऑपरेशन करते हैं, उस युद्ध को उन्होंने करीब से देखा, कई युद्ध देखे, भारतीय सेना का सिस्टम जानते हैं। जिससे भी मैं मिला हूँ, काफ़ी सीनियर लोगों से भी मेरी जान पहचान है और बहुत से लोगों से बात है जो कि आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं। तो उन सब का जो है इन प्राइवेट यही कहना है कि साहब हमसे तो पूछा ही नहीं। वो मिलिट्री एनलिस्टमेंट करेंगे, एनलिस्ट करेंगे, कुछ दिन को भर्ती करेंगे और उनमें से 25% लोगों को वो 4 साल बाद जो है सेलेक्ट कर लेंगे परमानेंट। यह स्कीम को लेके विरोध हुआ, फिर सरकार ने कहा कि हम यह सुविधाएं देंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, इतना पैसा देंगे, चाहे रिटायरमेंट पे या कैजुअलिटी पे अगर कोई शहीद होता है या किसी की शहीद नहीं माने जाते। मोराल जो है एक लड़के का, मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास बच्चे सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू करते हैं कि फौज में जाएंगे। पहले दौड़ रहे थे, अब वो नहीं दौड़ रहे, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। वो कह रहे हैं पुलिस की भर्ती आएगी तो ट्राई करेंगे, बीएसएफ की कर लेंगे क्योंकि वहां परमानेंट है। फौज अंतिम ऑप्शन। फौज का मोराल जो है वो इससे काफी डाउन हुआ है। उसका रीजन इवन डिफेंस मिनिस्ट्री का चपरासी भी 60 साल तक काम कर रहा है और उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं और सिर्फ हम 4 साल के लिए जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं, भारतीय सेना के एक बड़े सर्जन रहे, प्लास्टिक सर्जन रहे, डॉक्टर इंद्रपति सिंह। आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों ही में लागू की गई अग्निपथ स्कीम की कि डॉक्टर आईपी सिंह इसको लेके क्या सोचते हैं। वे आईपी सिंह जो 1971 के युद्ध में लगातार 72 घंटे तक अपने जवानों के ऑपरेशन करते हैं, उस युद्ध को उन्होंने करीब से देखा, कई युद्ध देखे, भारतीय सेना का सिस्टम जानते हैं। तो कैसा लगता है एक डॉक्टर के नाते कि हमने एक नया प्रयोग किया है भारत की सेना में, खास करके क्या आप सोचते हैं इसको लेके, आपकी थिंक क्या है? डॉक्टर साहब बताएं। थैंक यू प्रदीप जी, आपने मेरे को ये मौका दिया, धन्यवाद आपके लिए। और असली चीज ये है कि जो आपने सवाल पूछा अभी कि ये अग्निपथ स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो जहां तक मेरी समझ है और जानकारी है, जिससे भी मैं मिला हूं, काफी सीनियर लोगों से भी मेरी जान पहचान है और बहुत से लोगों से बात है जो कि आर्मी कमांडर्स रह चुके हैं। तो उन सब का जो है इन प्राइवेट यही कहना है कि साहब हमसे तो पूछा ही नहीं गया, अब भगवान जाने क्या सच है क्या नहीं है जी। तो ये एक तरह से स्कीम जो है किसने बनाई, इसकी क्लैरिटी जो है जी किसी के पास नहीं है। हमको तो लगता है, जो मैं समझता हूँ कि ये स्कीम बनी, ये स्कीम जो है अग्निपथ नाम से इन्होंने कुछ 14-15 जून 2022 में गवर्नमेंट लेकर के आई जी। और उसमें ये था कि वो मिलिट्री एनलिस्टमेंट करेंगे, एनलिस्ट करेंगे, कुछ दिन को भर्ती करेंगे और उनमें से 25% लोगों को वो 4 साल बाद जो है सेलेक्ट कर लेंगे परमानेंट के लिए और बाकी 75%। देखिए, इस पे बहुत सारी बहस हो चुकी है डॉक्टर साहब, पहले भी कई सारे इश्यूज मार्केट में हैं, चर्चाओं में हैं, पब्लिक के बीच, इन पब्लिक है। यह लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बना, खास करके राजस्थान जहां हम बैठे हैं जयपुर में, तो हमारा शेखावाटी इलाका या मारवाड़ इलाका, यहाँ से बहुतायत में फौजी जाते हैं, आप जैसा जानते हैं। तो यह स्कीम को लेके विरोध हुआ, फिर सरकार ने कहा कि हम यह सुविधाएं देंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण देंगे, इतना पैसा देंगे, चाहे रिटायरमेंट पे या कैजुअलिटी पे अगर कोई शहीद होता है या किसी की शहीद नहीं माने जाते हुए भी कैजुअलिटी होती है, तो ये हम प्रिविलेजेस आपको देंगे अगर आप आते हैं तो। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज इस विषय पे तो मैं जाऊंगा नहीं अग्निपथ में, मैं जाऊंगा कि
मोराल जो है एक लड़के का, मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास बच्चे सुबह 5 बजे दौड़ना शुरू करते हैं कि फौज में जाएंगे। पहले दौड़ रहे थे, अब वो नहीं दौड़ रहे, उनकी प्रायोरिटी बदल गई है। वो कह रहे हैं पुलिस की भर्ती आएगी तो ट्राई करेंगे, बीएसएफ की कर लेंगे क्योंकि वहां परमानेंट है। फौज अंतिम ऑप्शन हो गया है उनके लिए कि साहब पहले नंबर पे फौज था। तो अब फौज का जो मोराल है, मैं ये नहीं कह रहा कि अग्निवीरों के साथ क्या होगा, मैं कह रहा हूं फौज के साथ क्या होगा। क्या फौज का मोराल कहाँ नजर आता है आपको आज के 10 साल 20 साल बाद, जब फौज का मोराल जो है वो इससे काफी डाउन हुआ है? उसका रीजन वही है जो आपने शुरू में कहा जी, कि जो सबसे ज्यादा फिजिकली फिट थे और ठीक ठाक थे, जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं थी, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती थी, जो है जिन क्लैन से, जिन समाज से, उस वर्ग से जो लोग जाते थे, जाते राजपूत, गुर्जर, राजपूत, गुर्जर, ये वो अहीर, यहाँ पे इवन एसटी के भी बड़े, ये सब जो जाते थे जी, तो ये सब जो है एक जोश के साथ जो है फौज के लिए ट्राई करते थे और उनमें से बेस्ट हम सेलेक्ट करते थे जी। अब चूंकि ये है कि उसको मालूम है कि CISF है, BSF है, ये है, दुनिया भर के और भी जो सर्विसेज हैं, वो परमानेंटली कोई 55 साल, कोई 58 साल, कोई 60 साल तक काम कर रहा है। इवन डिफेंस मिनिस्ट्री का चपरासी भी 60 साल तक काम कर रहा है और उसको भी कुछ बेनिफिट मिल रहे हैं। और सिर्फ हम 4 साल के लिए जाएंगे, बहुत ही हार्ड लाइफ रहेगी हमारी, और हमारी मतलब हमारे रेम्यूनरेशन भी बाकी लोगों से कम है जी, बिल्कुल। ये जो अग्निवीर स्कीम है उसमें जो है वो ये जो है 30,000 से शुरू करते हैं। पहले साल 30,000 देंगे, दूसरे साल 33,000 देंगे, तीसरे साल उसको जो है 36 देंगे और चौथे साल उसको ये 40 देंगे टोटल। उसमें से 30% ये उसका निकाल लेंगे 1/3 और उसको जो है जमा करेंगे पूरे अपने 4 साल। तो बाद में क्यूमुलेशन होकर के वो अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट 5,20,000 बनेगा जी। उसमें जो है आप 5,20,000 सरकार देगी। अच्छा, ब्यूटी ये है, ये कहते हैं वो इनकम टैक्स फ्री है। अरे आप जो है जो उसकी तनख्वाह दे रहे हैं 30,000, 12 महीने में वो बनती है 30,60,000, उसमें टैक्स कम देता है? कोई नहीं देता है हिंदुस्तान में। एक सड़क पे मूंगफली बेचने वाला तक इससे ज्यादा कमा लेता है, वो नहीं देता है। अब आप उसको बोल रहे हैं हम इनकम टैक्स फ्री कर रहे हैं। आप जो है कौन सी जो है लायक ही नहीं बना रहे को इनकम टैक्स दे सके और ऊपर से आप कहते हो जले पे नमक आप छिड़क देते हो कि हम इनकम टैक्स फ्री देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे। आपने क्या दिया उसको? उसको निकाल बाहर कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये सोचते हो कि वो सिविल में चला जाएगा। अरे 4 साल वो फौज की ट्रेनिंग में आपने शॉर्ट कर दिया, 6 महीने कर दिया। हाँ, ट्रेनिंग बड़ा इशू। ट्रेनिंग जो है आपने कम कर दी और आप कहते हो कि आपको टेक सेवी चाहिए, टेक्नोलॉजी सेवी, बिल्कुल ही हेल्दी तगड़ा बच्चा जो है जाए। आपने उम्र तो बल्कि एक तरह से बढ़ा दी है। पहले तो ये था 17 साल जवान की एंट्री थी, आपने कहा 17.5, तब 17.5 साल मिनिमम और 21 साल मैक्सिमम। अरे हमारा जवान तो पहले जो है 17, 18, 19 पे ही खत्म हो जाता था, इससे ज्यादा उम्र के बच्चे आते नहीं थे। और 15 साल की सर्विस करते करते मुश्किल से 35 साल होते थे जी। तो उनकी एवरेज एज जो है 32 थी पहले। आप कह रहे हो हम कम करके उसको 26 पे ला देंगे। ये तो अरिथमेटिकल आंकड़ा आपने अपने से बनाया है, ये सही नहीं है और न होगा। अब आप कहते हो कि हम बढ़ा दे रहे हैं, 21 से हम 23 कर देंगे मैक्सिमम, तो वैसे ही आपकी एंट्री लेवल और जो है वो बढ़ गया एज का जी। तो अब आप तो 27.5 हो जाएगा उसका एवरेज एज। 27.5 और 32 में बहुत ज्यादा फर्क है जी। और आदमी उस समय 32 का आदमी बहुत कमजोर आपको नजर आता है और 27.5 वाला बड़ा मजबूत तगड़ा। ये कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं मुझे लगता साइंटिफिकली और मेडिकली। मतलब वो बच्चा 3 महीने तो खुराक और मतलब उस लेवल पे भी नहीं आ पाएगा। हाँ। गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, ज्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं, लेकिन आप ये सोचते हो कि उसके पास जो है सब कुछ हो, कंप्यूटर हो और उसका पर्सनल जो है एक मोबाइल हो जिसमें कि आप सब चीज वो करे
और आपकी एंट्री में आए, वो उसी से जो है रिस्पॉन्ड करे, उसी से भर्ती अपना फॉर्म भरे और सब कुछ करे। जो आदमी इसके लायक है वो फिर 20,000 30,000 का अगर मोबाइल लेके घूम रहा है तो आपके 30,000 की नौकरी के लिए क्यों आएगा? जी किसी ने सीरियसली लगता है कि सोचा ही नहीं। जी इस स्कीम के बारे में किसने सोचा, क्या किया? सरकार ने ये उपाय तो कर दिया कि अग्निवीरों का ज्यादा नुकसान नहीं ना, लेकिन फौज का क्या नुकसान होगा इसमें? आपको फौज का नुकसान ये होगा कि आप जो है एक तरह से सेकेंड रेट सिटीजन घुसा रहे हैं उसमें। अब वो वैसे ही जो दूसरा आदमी है वो सोचेगा कि ये कौन आ गया भाई, और ये सोचेगा कि ये हमारे सीनियर हैं, ये हमको जो है वैसे ही फ्रिक्शन हो जाएगा, क्योंकि होमोजेनिटी खत्म हो गई है। अग्निवीर भी उसी में है जी और रेगुलर भी उसी में है जी, बिल्कुल। तो ये जो है चीज कुछ चलती नहीं कहीं भी। अच्छा, एक साइकोलॉजिकल थिंग होती है हाँ। सेलेक्ट होने में और रिजेक्ट होने में। आप जैसे आपने तो खूब भर्तियां देखी होंगी, भर्ती में जब जाते हैं तो ये होता है कि बहुत भीड़ जाती है और एक वर्ग सेलेक्ट होता है। हाँ। जो डिसेलेक्ट होके आते हैं वो ये आते हैं यार कि अगली बार ट्राई करेंगे। हाँ। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि 25% वो परमानेंट करेंगे और 75% को निकालेंगे। हाँ। तो जिनको फौज निकालेगी वो समाज में क्या कहेंगे कि क्यों निकाले गए? वो तो समाज उनको यही समझेगा कि ये बेकार थे इसलिए फौज से निकाल दिए गए। जी, एक तो ये हो जाएगा। जी। दूसरे जो उनके मतलब जो जिस समाज में वो जाएंगे वो भी यही समझेगा, जिस नौकरी के लिए जाएंगे कि ये फौज से निकाले हैं, मतलब आगे परमानेंट नहीं हो पाए ये लोग। ये जो है परमानेंट नहीं हो पाया। और दूसरे उसकी टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं। अगर आप बोलें कि हम उनको पढ़ाएंगे भी 4 साल, तो 4 साल अगर आप उनको पढ़ाने में ही लगा देंगे जी, तो फिर आप फौज तो लड़ने के लिए है ना। जी जी, बिल्कुल। उसकी ट्रेनिंग तो लड़ने के लिए होगी, उसको सब कुछ सीखना है, कैसे क्या करना है। जी जी। फौज में जो है हिम्मत और बहादुरी जी, और वो ये कहेगा कि मैंने तो जैसे मान लीजिए लास्ट में किसी का मान लीजिए कि 4 महीने बचे हैं और आपको किसी मिशन पे भेजा है, जा रहा है, तो वो कहेगा मेरा तो वो पहली चीज उसको ये है कि वो सोचेगा कि भाई मैं क्यों सैक्रिफाइशियल गोड बनूं, मैं ही क्यों जो है आहुति अपनी दूं। जी जी, क्योंकि उसका तो फ्यूचर कुछ खास नहीं है। उसको आप कहते हैं हम रिमेनिंग सर्विस का जो है उसको रिम्यूनरेशन दे देंगे। वो अगर आप कैलकुलेट करें तो कितना होता है? 11 लाख रुपए दे रहे हैं बाद में। 4 लाख 3 लाख यही तो है। शुरू करेगा 3,80,000 से और खत्म हो जाएगा वो 5 लाख पे। जी जी, 480 पे। और रिटायरमेंट पे कह रहे हैं जो पूरा होगा उस पे 11 लाख रुपए देंगे। 11 लाख के करीब देंगे, लेकिन उसमें से 50% तो उसी का है। उसको आप 4 साल तक रख रहे हैं, उस पे आप खुद जो है पैसा बना रहे हैं। आप कहीं भी रखें उस पैसे को, नॉर्मल भी अगर उसका है तो 7% के हिसाब से तो उसका वैसे ही पैसा बन जाता है। फिर उसको क्यों आप बोल रहे हैं कि हम इनकम टैक्स फ्री आपको दे रहे हैं? जी। ऑफिसर्स किस तरह की बातें करते हैं इसके फ्यूचर को लेके, इस स्कीम के? दूसरे देशों में ऐसी चलती है स्कीम। हाँ। आप कह रहे हैं यहाँ थोड़ा सा तो क्या नहीं, ये देशों में जो चलती है वो दूसरे तरह से है। अच्छा, एग्जैक्टली यही नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ तो कहीं कहीं कंपल्शन है, किसी को भी वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को वो भेज देते हैं कि साहब आप आइए और फौज में 2 साल 3 साल नौकरी कीजिए और उसके बाद चले जाइए। और वो सब जो है बराबर हैं, फिर वो अपना वापस लौट जाते हैं जी। उनका ये नहीं है कि वो परमानेंट रहेंगे। परमानेंट को अलग लेते हैं वो, और बाकी लोगों का है कंस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ परमानेंट लेना बंद हो गया आपने? यहाँ परमानेंट अब रखेंगे नहीं रखेंगे क्या करेंगे, इनका सोचना है कि एक लेवल ले जाएंगे 50% तक जी। अभी तो यही सुनने में आ रहा है। अच्छा, दूसरी चीज जो दूसरा इनका आर्गुमेंट है, जो कुछ आर्गुमेंट क्या इन्होंने फेवर में बोला कि साहब हम यंग लेंगे, हेल्दी लेंगे और जो है टेक सेवी लेंगे, और 4 साल बाद जब ये चले जाएंगे इतने लोग, तो हम पेंशन भी इनकी नहीं है, तो पेंशन का पैसा जो बचेगा
इतने लोगों को हमको फौज में लेना है, 50-60 हजार जो भी हर साल लेते हैं उनको पेंशन देना है। अच्छा, उनके पेंशन बचेगा और उस पेंशन से आप जो है मॉडर्न वेपनरी और बाकी चीजें खरीदेंगे। अब आप ये सोचिए कि हर चीज के लिए आपके पास पैसा है। हर सर्विस के पेंशन जो है, जो पेंशनेबल जॉब्स में थे सेंट्रल सर्विसेज के, उनके जो हैं आपने 2005 से बोल दिया कि अब हम पेंशन नहीं देंगे। लेकिन 2024 में आपने सबको फिर कह दिया कि नहीं हम सबको देंगे। उन सबको मतलब उस डिसीजन को आपने रिवर्स कर दिया। ऑल सेंट्रल सर्विसेज मतलब IAS, IPS, IFS एंड एलाइड सर्विसेज जो हैं सेंट्रल सर्विसेज की, जो UPSC से, उन सबको अब पेंशन मिलेगी। तो मैं ये समझ लूंगा यहाँ अभी भी व्यवस्थाओं में दो भारत हैं। हाँ, एक वो भारत है जो मतलब। अच्छा, दूसरा मजेदार चीज ये है, आप देखिए, अगर आप सेंट्रल सर्विस से हैं और आप असेंबली में घुस गए तो आपको पेंशन किसकी मिलेगी जब असेंबली का आप छोड़ेंगे? आपको बराबर आपकी पेंशन मिल रही है। जो भी आप डिफेंस में हैं तो पेंशन आपको मिल रही है। मान लीजिए डिफेंस से ही मैं ही हूँ, तो मेरे को पेंशन मेरी मिलेगी और MLA की भी पेंशन मिलेगी। अगर मैं MP हो गया तो पेंशन मेरी मिलेगी, MLA की भी मिलेगी, MP की भी मिलेगी, और जितने दफे आप होंगे हमारी पेंशन बढ़ती और राज्यसभा में रहा तो राज्यसभा की अलग मिलेगी, MLA विधानसभा में रहा विधानसभा की अलग, विधानमंडल की अलग। तो आप ये देखिए डाइकोटमी, जिसके बदौलत आपके बॉर्डर सिक्योर होंगे जी, और आप सोचते हैं वो बॉर्डर आपका सिक्योर रखेगा, उसको तो पेंशन नहीं है, लेकिन आपको सारी पेंशन मिलती जाएगी जी। बाकी सरकारी महकमे में जो आदमी काम करता है वो नौकरी नहीं कर सकता जी। अगर वो कोई दूसरी नौकरी करेगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार में अगर वो नौकरी करता है तो तभी मिलेगी जबकि वो उस नौकरी को छोड़ दे जी, तब वो पेंशन ले सकता है। तो एक तो ये सबसे बड़ी डाइकोटमी है। इतने लेजिस्लेटर्स हैं, इतने MLA MP हैं जो कि रह चुके हैं, वो सब पेंशन ले रहे हैं। पूरे कंट्री का अगर आप जोड़ लीजिए तो इट्स अ बिगर नंबर एंड मच बिगर मास देन अग्निवीर। उन सबको पेंशन मिल रही है, वो सब पेंशन ले रहे हैं। लेकिन अग्निवीर आपने शुरू किया, इनकी पेंशन से ही आप डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे। बाकी के चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर ये है तो आप जो है स्विट्जरलैंड वाला पैटर्न लीजिए जी। वहां अपनी मर्जी से लोग जाते हैं और उनको खाली 500 मतलब फ्रैंक, हाँ $500 या इसके इक्विवेलेंट जो है वो जो है उनको बस मिलता है जब तक वो हैं, और उसके बाद कुछ नहीं मिलता। ओके। और वो काम करते हैं। वही कंट्री आपको बोफर्स गन बेच रहा है, वही आपको मॉडर्न वेपनरी बेच रहा है। स्विट्जरलैंड अगर अपन और 1 करोड़ भी उनकी पॉपुलेशन नहीं है। पर स्विट्जरलैंड ने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वार नहीं लड़ा, नहीं कभी नहीं लड़ा। वो स्विस मिलिट्री के सूटकेस बेच रहे हैं। हाँ। वो सब कुछ बेच रहे हैं, आप उनसे खरीद रहे हो। और आप इतने बड़े लैंड मास, इतनी पॉपुलेशन, आप क्यों नहीं कुछ बनाते हो? आप हर चीज जो है बाहर से खरीदते हो। आप अपने यहाँ तो आपने कुछ डेवलप नहीं किया। इतने साल हो गए, इतने साल में आप कर सकते थे। आपको मैं कोरिलेट करना चाहूंगा सर कि 1857 की क्रांति हुई थी देश में। कारण क्या था कि आप कारतूस जो यहाँ बना रहे हैं, हाँ, इसका मतलब अंग्रेजों का डिफेंस मटेरियल भारत में प्रोडक्ट हो रहा था, है ना। उसमें गाय और सूअर की चर्बी का मांस मिलाते हैं, वो अलग चीज है। वो मिलाते नहीं थे, लेकिन ये उड़ाया गया या मिलाते भी होंगे तो अलग बात है। लेकिन बात उसको छोड़ते हैं, ये है कि आपका प्रोडक्शन था, यहाँ पे प्रोडक्शन था और वो बंद हो गया, अब नहीं है जी। तो ये तो डिफेंस के ऊपर जो है खर्चा जो है उस समय से ही, नेहरू जी के टाइम से ही कम हो गया था जी। उस समय जो है कमांडर इन चीफ की तनख्वाह जो है थी 10,000 थी। जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो 10,000 थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तनख्वाह। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज द चीफ ऑफ ऑल द 3 विंग्स, तीनों विंग उसके अंडर हुआ करते थे, फील्ड मार्शल आई थिंक सो दैट टाइम। तो उसकी 10,000 थी, वो आपने मैक्सिमम से घटा करके उसको 3,500 कर दिया। अच्छा। उसी समय।
और सबकी तनख्वाह कम हो गई। आर्मी के लोग, हाँ, आर्मी के लोगों की तनख्वाह उस समय ही कम कर दी गई। मैं बताऊं, हमारे क्लास फेलो के फादर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मेजर थे जी। जब वो रिटायर हुए तो उनके पास बग्गी थी, अपना घोड़ा था, और एक जो है वो मिनी कार होती थी उस जमाने में, वो थी। तो चूंकि उनके 3 लड़के थे, उनको पढ़ाना था, तो उन्होंने पहले गाड़ी बेची, फिर बग्गी बेची, और फिर स्कूटर पे आ गए। स्कूटर एक टाइम था। तो वो खुद जो है हम लोग से हंस के बोलते थे कि वो हिंदुस्तान स्वतंत्र हो गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फाइनेंशियली हमारा तो बहुत नुकसान हुआ। खैर, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, कम से कम हम स्वतंत्र हैं। जी, तो लोगों में ये खुशी थी कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्होंने रेम्यूनरेशन काफी कम किए। लोगों ने उसको बड़े सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि हमारा देश नया था, सब कुछ था, हम स्वतंत्र थे, तो धीरे धीरे हम डेवलप करते अपनी चीजें, लेकिन वो हम समहाउ नहीं कर पाए। एज ए डॉक्टर आपने कई ऑपरेशंस किए हैं, आपने 71 के वार में 72 घंटे तक ऑपरेट किया था, जैसा आपने सुना। फिर आप प्लास्टिक सर्जन रहे। हाँ। प्लास्टिक सर्जन के पास बिल्कुल बिखरे हुए शरीर आते होंगे। हाँ, वो यही होता है कि प्लास्टिक सर्जरी की तो उत्पत्ति हुई जनरल सर्जन के बकेट से, एक तरह से। जी। जब जनरल सर्जन बेचारा वो हार जाता था, तो वो फिर कहीं भेजता था कि भाई अब देखो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं एक किस्सा बयान कर दूं, मैं जनरल सर्जन था 71 वार में जी। अब मेरे पास मरीज आया जिसको फॉरवर्ड लोकेशन में किसी, मैं कहूंगा कि कोई बहुत अच्छा मेडिकल डॉक्टर था, सर्जन था, नहीं था ये मुझे पता नहीं, बिल्कुल ही फॉरवर्ड स्टेशन पे उसे ट्रांसफर किया। मैं उसमें रुड़की में मेरे को रखा गया था, ताकि यहाँ पे जो है लोग वार कैजुअलिटी आएंगी और उनको वहां पे जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनको ट्रीट किया जाएगा। तो उसमें मैंने जब एक पेशेंट को एरोप्लेन स्प्लिन बोलते हैं, हाथ ऐसे करके और एरोप्लेन वगैरह उसको बना के, मतलब नाम एरोप्लेन स्प्लिन दिया है, ये उस साइड में जाएगा चेस्ट के, फिर हाथ में, और फिर इस पोजीशन में हाथ उसका रहेगा। तो मैंने उसको खोला कि भाई इसको जो है वहां से आया है, इतना ह्यूज हुआ है, हीमोग्लोबिन उसका 3 ग्राम। और मैं डरा कि भाई, फिर भी मैंने उससे पूछा कि कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा अरे भाई इसको ब्लड जल्दी जल्दी चढ़ाओ, नहीं तो ये कब बेहोश हो जाए पता नहीं लगेगा। 3 ग्राम हीमोग्लोबिन तो मतलब लोएस्ट हीमोग्लोबिन है, उसके नीचे तो नापे ही नहीं जा सकता। हमारा हीमोग्लोबिनोमीटर ही नहीं दिखाता है कि कितना है, इसका पानी है एक तरह से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अरे मैंने कहा भैया अगर ये ठीक है तो खैर एनीवे उसको खोला। जब खोला तो मेरे तो औंठे उड़ गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल इस जगह पे हड्डी है ही नहीं। स्कैपुला का पोर्शन जहां से कि ह्यूमरस इस बोन को बोलते हैं हाथ की, ये जुड़ती है, इसका अपर 1/3 जो है, अपर 1/3 से कम, एक तरह से 1/4 आप समझिए उड़ गया है ही नहीं। गोली लगी होगी? नहीं, पता नहीं क्या लगा हुआ है, कोई शेल लगा होगा, गोली से तो हो ही नहीं सकता। ये न हड्डी है, न मांस है, न चमड़ा है, लेकिन साहब उसके आर्टरी और वेन इंटैक्ट है। इसको एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन हम यहाँ बोलते हैं, वो इंटैक्ट है। और पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस, जो नर्व जो कि आपके निकलती हैं ये गले की हड्डी से और एक्सिला से होकर के, उनको हम ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं। हाथ पूरा उसका चल रहा है, सेंसेशन हाथ में ठीक है, पूरा हाथ जो है उसका ये जो है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, केवल नसें बची हुई, खाली जो है आर्टरी है, वेन है और नसें हैं, ब्रेकियल प्लेक्सस खुला हुआ है, इंटैक्ट बिल्कुल ही जी। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन में जनरल सर्जन था, मैंने कभी इस तरह की चीज तब तक देखी नहीं थी। मैंने कहा अब इसको क्या करें, उसको अच्छी तरह से बस क्लीन करके और वैसे ही हमने ड्रेस करके और उसको भेज दिया लखनऊ। उसको हमने बाई एयर इवैक्यूएट करवाया लखनऊ, क्योंकि वहां प्लास्टिक सर्जन थे उस समय कर्नल कटवालिया, एंड ही वाज ए वेरी गुड वेल ट्रेन्ड सर्जन इन ऑस्ट्रेलिया, और बहुत उनका नाम था और बहुत बढ़िया सर्जन थे वो। अब वो वहां हमने भेज दिया। फिर मुझे पता नहीं कि उसको कैसे क्या किया गया,
जी। लेकिन इस तरह की मतलब घासली वो सोचिए कि आप वो कभी जो उनका जोश होता था कि साहब मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, हाँ, इस वो क्या अब आ सिचुएशन में भी सकता वो है? बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पैर उड़ गए हैं, पैर है ही नहीं, हाँ, माइंड ब्लास्ट में उड़ गए, पता चला दो पैर नहीं है नीचे के, हाँ, फिर भी वो यूं अकड़ करके बेड पे बोल रहा है मैं ठीक हूँ। ये तो जोशो जवाब, जिसको कहते हैं जोशो खरोश में आदमी जो है रहता है, आर्मी का बंदा जो आर्मी के। तो जो वो लोग होते थे जिनकी 9 महीने ट्रेनिंग होती थी, वो एक क्लान से आते थे, उनका पलटन पे जान देनी है। अब क्या पलटनें खत्म हो रही है। उनका जो है एक वो था उस समय, अभी तक है कि भाई नमक है, और जिसको बोलिए नमक, निशान, बिल्कुल ये सब चीजें वो था। निशान जो है हिंदुस्तान का झंडा है, नमक जो है भारत हमारे आता है, हमारी मिट्टी से वो। तो नमक है, नाम यूनिट का नाम है, नमक नाम और नमक निशान नाम और निशान, इसके लिए लड़ते थे। अब ये अग्निवीर ने इसका बेचारे का कोई वो नहीं, निशान इसका है नहीं है कुछ। नमक ही आप सोच लीजिए, जो आप दे रहे हैं वो भी डाइल्यूट करके आप उसको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तुमको बहुत दे रहे हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में सो कॉल्ड कहेंगे कि आप हम रिजर्वेशन के लिए रिकमेंड करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कोई जरूरी है कि वो मान ही ले आपकी बात। और कोई बात हिंदुस्तान में आज तक आपने कभी ऐसा देखा है कि साहब इस तरह की चीज पॉलिसी वो बन जाए और अगली सरकार उसको माने? जी, अगली सरकार उसको बदल भी सकती है, जी, कभी भी बदल सकते हैं भाई। जैसे आपने बदला वैसे दूसरा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मतलब फौज का काम क्या है? आपको बाहरी एग्रेशन से सुरक्षा देना जी, और आपके देश की बाउंड्रीज को संभाल के रखना। आप यहाँ दूसरे आक्रमणकारी ना आए। दुनिया की हिस्ट्री रही है, जो पावरफुल है वो जो है दूसरे को ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अमेरिका कह रहा है कि ग्रीनलैंड भी हम ले लेंगे, कनाडा 51वां स्टेट बनेगा, कनाडा 51वां स्टेट बनेगा, हाँ, मैक्सिको आ जाए इधर। तो इस तरह दुनिया ऐसे ही रही है। अगर हम 2000 साल की हिस्ट्री देखें जो कि हमको मालूम है, तो उसमें तो यही रहा है ना, देश कैसे बने हैं। तो अब क्या लगता है, अग्निवीर ऐसे बोल देंगे कि साहब मैं ठीक हूँ अगर मान लो ऐसा आया, क्योंकि पहली उनकी चीज ट्रेनिंग और जज्बे वाले, एक तो ट्रेनिंग आपने शॉर्ट कर दी, फिर आप कह रहे हैं कि वो बहुत ही वो बढ़िया सोल्जर हम बना देंगे। आप जो है दूसरी दुनिया में ही है, इसका मतलब आप रह रहे हैं, आपको उसकी समझ नहीं है। अब किसने बनाया, ये किसके दिमाग की उपज है, ये ठीक से पता ही नहीं, कोई बताना नहीं चाहता। अगर आप किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछिए, बात कीजिए, तो वो बोलेंगे भाई हमको कोर्ट मत करना, हमारा नाम मत लेना, लेकिन यार हमको तो ठीक लगता नहीं, हमसे तो पूछा नहीं गया कुछ। ये इन प्राइवेट ये बोलते हैं। लेकिन आपने मानेकशॉ के साथ काम किया है, वो जब जनरल थे, आप आर्मी में थे उस वक्त, ऐसा हमने सुना है कि एक बार उनपे कार्रवाई बैठा दी गई थी और ये कहा था कि आपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के फोटो क्यों लगा रखे हैं, इंडियन पॉलिटिशियन के क्यों नहीं लगाए? तो उनका जवाब था कि मुझे फौजी तैयार करने हैं, पॉलिटिशियन नहीं। तो जो मतलब उनका तो जो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी वगैरह जो है वो तो बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड पे थी। जी जी बिल्कुल। वो तो कृष्णा मेनन वो डिफेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने उनके सीनियर ऑफिसर के लिए पूछा कि आपके जनरल सो एंड सो का क्या, आपके बारे में तुम क्या सोचते हो? फिर आर्मी कमांडर के बारे में तुम क्या सोचते हो? कल को आप मेरे जूनियर से मेरे बारे में पूछोगे, ये बड़ा। तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरा काम नहीं है, मैं जो है उनकी बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता और न मैं आपको दूंगा। मेरी आपकी अपनी राय है, आप बताइए, आप कीजिए, आप डिफेंस मिनिस्टर, आप मेरे से क्यों पूछते हैं? तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स को उस वक्त इन्फ्लुएंस नहीं करती थी, फौज स्वीकार नहीं करती थी। अब पॉलिटिक्स आ चुकी है, आपको क्या लगता है इस? अब तो पॉलिटिक्स आई चुकी है, नहीं तो लोग क्यों नहीं बोल्ड एनफ हैं? अगर पॉलिटिक्स ना आई होती तो ये ना होता। जनरल मानेकशॉ को आफ्टर ऑल मतलब इन्होंने मिसेस गांधी ने बुलाया ही था बांग्लादेश वार के पहले कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो
नाराज हुए, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा आपने कोई ऑर्डर हमको दिया नहीं, बिना ऑर्डर के तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम ऑर्डर दे देते हैं, आप सबको भगा दीजिए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब वार होगी? तो उन्होंने कहा हाँ वार होगी, ठीक है तो अभी से कर लीजिए। उन्होंने कहा आपने टाइम देखा है? अब ये मार्च का महीना है, वो यही टाइम था, मार्च का महीना। उन्होंने कहा अब अप्रैल में बरसात शुरू हो जाएगी, बांग्लादेश जो है फ्लड हो जाएगा, हमारे ट्रूप्स जो हैं सिटिंग डक की तरह से हर टापू पे रुक जाएंगे या उसमें बह जाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे और हमको सब क्या होगा। तो बोला कि मैडम मैं एक ही चीज आपको एश्योर करता हूँ। उन्होंने कहा क्या? तो जनरल मानेकशॉ ने कहा डिफीट। तो बिल्कुल उनका पारा गर्म, बहुत नाराज, वो एक कुर्सी से उठी और फिर बैठ गई। झटके से उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग इज डिसबर्स्ड, कैंसिल्ड। तो सबसे बाद में मानेकशॉ उठे और उन्होंने सब सैल्यूट किया और बोले कि अब मैडम मैं जा रहा हूँ, मैं कल सवेरे आपकी टेबल पे मेरा रेजिग्नेशन होगा। उन्होंने कहा जनरल को कि नहीं, यू सिट डाउन। कम से कम उनके में ये सद्बुद्धि आई कि उन्होंने कहा कि आप बैठिए, और कोई नहीं था, जनरल मानेकशॉ एंड मैडम गांधी। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा आप हमको टाइम दीजिए, टाइम मेरा, मैं चूज करूंगा किस टाइम जाना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब मेरा डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन होगा और मैं उसको आपको बताऊंगा और जीत दूंगा आप। और आपको आई एश्योर यू विक्ट्री बट इट विल बी ऑन माय टर्म्स। आज के दिन हमको नहीं लगता कि वो करेज किसी भी जनरल में है। बिल्कुल, जो कि इस प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कह दे कि साहब मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता आपसे, क्योंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हैं, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और मंथन करेंगे और इसको सबकी राय ली जाएगी और सबसे पूछा जाएगा जो कि इस चीज में एक्सपर्ट हैं, और फिर हम डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन किस लेवल पे हुआ इसकी क्लियरिटी आज तक नहीं है कि किसने डिसाइड किया, क्यों किया, क्या नहीं हुआ। जो रीजन दिए गए हैं कि हम सब पैसा बचा लेंगे और उस पैसे से फौज को इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद लेंगे, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है मेरे हिसाब से। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अग्निवीरों के लिए ठीक कर रही है, क्योंकि चुनाव में विरोध हुआ था, पहले बहुत कम पैसा था, फिर बढ़ाया गया, और भी चीजें कही गई, लेकिन फौज के लिहाज से अभी तक ऐसा कोई कदम उठा नहीं है कि फौज का मोरल जो है वो कैसे। नहीं, उसका रीजन यही है कि आप उसको खाली 4 साल के लिए ले रहे हैं, तो पहले ही उसके दिमाग में रहेगा कि कौन 25% जाएगा, 4 साल बाद मैं कहाँ लगूंगा, कहाँ एडजस्ट 4 साल बाद मैं हूंगा या नहीं हूंगा, तो उसका पूरा दिल कभी नहीं रहेगा। और फिर जिसके साथ वो काम कर रहा है वो वैसे ही सोचेगा यार ये मेरे साथ क्यों डाल दिया गया, वो होमोजेनिटी नहीं रहेगी जी। क्योंकि आप एक तरह से एक म्यान में 2 तलवार रख रहे हैं जी, वो चीज रहेगी। मतलब उनमें साइकोलॉजिकल जो एक फौजी में होता है ना, हाउस ऑफ जॉस, मैंने सुना था कहीं किस्सा कि जनरल मानेकशॉ वार के दौरान एक खंदक में से निकल रहे थे और चूंकि ऐसा था कि सामने से गोलीबारी हो सकती है तो वो ऐसे झुक के चल रहे थे, लेकिन उनका ऑर्डरली था वो सीधा चल रहा था, क्या शेर सिंह या ऐसा कोई नाम था उसका। तो उसे कहा तुम क्यों नहीं झुक रहे? बोले साहब की थर्मस में चाय है जो चाय गिर जाएगी। उस समय ऐसे लोग होते थे कि स्टोरीज हैं, अब इसमें कितना सत्य है कितना नहीं है इसका तो, लेकिन आर्मी में ये किस्से हैं लोगों को इंस्पायर करते हैं। नहीं देखिए, जनरल मानेकशॉ एक ऐसी शख्सियत थे जो कि सचमुच इंस्पायर करते थे जी। बिल्कुल, उनको पहले तो उनका कोर्ट मार्शल इन लोगों ने गलत ढंग से और गलत चीज पे फ्रिंजी ग्राउंड पे करके उनको रोकने की कोशिश की कि एज मेजर जनरल इनको वॉश आउट करो, क्योंकि ये सुनता नहीं है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के दिमाग में आ गया था कि ये साहब ये आदमी सुनता नहीं बात जी। बिल्कुल, ही इज नॉट सबसर्विएंट टू ए पॉलिटिशियन। तो वो जो है उनका तो दिमाग बिल्कुल ही गड़बड़ था। कृष्णा मेनन, भगवान न करे कि दोबारा ऐसा आदमी जो है हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर हो। तो फिर वो बेचारे उनको प्रमोशन डिनाई किया गया जी। लेकिन जनरल कॉल जो कि दूर के कुछ नेहरू जी के कुछ कनेक्शंस थे, वो जो है भाग के, आप सोचिए तेजपुर में थे, वो हेडक्वार्टर तेजपुर है 4 कोर का, वहां से जब चाइनीज एग्रेशन हुआ तो भाग के दिल्ली आ गए जी श्रीमान जी।
कोई जनरल कभी फील्ड से भागा है? वो शख्स जो है दिल्ली पहुंच गया। ये मीडिया ने किसी ने सवाल पूछा था उस समय 62 का जब वॉर हुआ था, तो हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे शायद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ऐसा कहा जाता है, उनको पूछा, राधाकृष्णन ने पूछा उनको कि आप दिल्ली आ गए, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली इज सेफ एंड बेटर। तो दे से कि बेंगलोर इज मच सेफ एंड बेटर ऑल्सो, यू शुड गो देयर। तो वो नाराज रहे। और यही नहीं, उनको पूछा गया जब वॉर समाप्त हो गया चाइना के साथ में 62 का वॉर, जब पूछा गया राधाकृष्णन को कि क्या आर्मी चीफ और इनको बर्खास्त किया जा रहा है, तो वो बड़े बड़े कास कर पाते। यह चीजें, ये सब चीजें कितनी हुई कितनी नहीं हुई हमको ठीक से पता नहीं जी। लेकिन ये जरूर है कि मैं उस समय मेडिकल स्टूडेंट था और हम लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि क्या हो रहा है। और उसमें यह था कि हमारे जवान बहादुरी से लड़ते हुए और यहाँ आए वहाँ आए, लेकिन जो लोग बहादुरी से लड़े, जैसे एक 14 राजपूत जी, एक बटालियन थी जी, उसमें सीओ से लेकर के सेकंड लेफ्टिनेंट तक सब पेरिश कर गए, एक भी नहीं बचा। Not even one officer survived. They were all killed. कोई कर्नल अवस्थी थे उसके सीओ, उनसे लेकर के सेकंड लेफ्टिनेंट तक सब मरे, सिर्फ एक बचा। और वो कौन था? वो आरएमओ, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। और वो भी क्यों बचा? क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और उस समय वो बैंगलोर में था, हनीमून पे, छुट्टी पे था, इसलिए नहीं तो वो भी शायद मर गया होता। ये हाल था 62 वार का, जो असलियत मैं जानता हूं कि जनरल अवस्थी के भांजे खुद हमारे कॉलेज में थे, डॉक्टर एनसी मिश्रा, उनके वो मामा थे, वो बेचारे सेकेंड वर्ल्ड वार, सॉरी मतलब 62 वार में चाइनीज एग्रेशन में मारे गए। तो ये था, जो लोग लड़े वो सब मारे गए, जो नहीं लड़े बेचारे वो बच गए, या किसी तरह से उनको चाइनीज ने घेर लिया, उनको सरेंडर करना पड़ा। जी बिल्कुल। तो ये हाल था हमारा जी। प्रिपरेशन हमारी थी नहीं। हमारे राजस्थान के परमवीर शैतान सिंह हुए थे 62 में, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह के नाम पे ब्रिज है वहां जी। उसको मतलब उन सबों ने बांध के रस्से में, और चाइनीज ने उसको जीप में बांध करके करीब 30 किलोमीटर तक जो है सड़क पे घसीटा था। किनको सर? शैतान सिंह को। नहीं, शैतान सिंह की तो बॉडी मिली थी वहां। शैतान ब्रिज है जी जी, टेंगा वैली के पास। जी जी बिल्कुल। बहुत से लोग मारे गए। तो अब क्या लगता है, मैं अगर ये जानना चाहूं कि 2-3 मुद्दों पे अपनी बात हुई कि अग्निवीर स्कीम जो है उसमें एक तो मोराल, ना तो फौज का बूस्ट होगा और ना फौजी का। नहीं, फौज का मोराल तो डाउन है जी, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे क्या होगा नहीं होगा, वो गणना कर रहे हैं इतनी पेंशन मिलेगी ये मिलेगी, तो वो चीज है। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है और प्रभावी तरीके से हो चुकी है, पहले भी होगी। ये बहुत एक दुखद चीज है जी, क्योंकि ये सब डिसीजन बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कशन के बाद कंट्री के लेवल पे होना चाहिए। और जबकि हमारे चारों तरफ जो है हमारे दुश्मन ही बैठे हुए हैं जी। आज के दिन पाकिस्तान तो है ही है, हम कहते हैं वो भूखे नंगे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, आप भूल जाते हो कि भूखे नंगे ही देश पे राज करते आए। वो जितने आए थे वेस्ट से और सेंट्रल एशिया से, वो अपने कंट्री के भूखे नंगे ही थे। हाँ, लुटेरे थे। जिहादी सस्ते मिलेंगे अब। जिहादी तो सस्ते ही हो ही जाएंगे, जिहादी सस्ते क्या, पूरी कंट्री वो उनकी वो है। भाई पाकिस्तान में आप कहते हो पाकिस्तान बहुत गरीब है जी, उनके एलीट बहुत अमीर है, लेकिन बाकी जनता हमसे भी गरीब है जी। तो वही तो आएंगे यहाँ पे, उनको खोना कुछ है नहीं, पाने को ही है, इसीलिए तो ये लड़ाई करेंगे। इसीलिए लड़ाई। चाइना में इतना बड़ा लैंड मास है, लेकिन उनको तब भी चाहिए। उन्होंने पूरा तिब्बत ले लिया, अब हिंदुस्तान के उसमें भी पीस मिल गया उनको वापस। अब ताइपे का कर रहे हैं वो, ताइवान का। आप ये देखिए कि बांग्लादेश जिसको कि पैदा ही हमने किया जी,
वो भी वहाँ कहता है कि टिका, हम आसाम भी ले लेंगे, हमारा तो पहले आसाम भी था, उड़ीसा भी था, वेस्ट बंगाल भी था, हाँ, और सब कुछ फारिस तो हमारा ही है। तो आप ये देखिए कि जो उसके पास कुछ नहीं है वो भी आपको आंख दिखा रहा है आज के दिन। आपकी दोस्ती तो है नहीं किसी से, और वो भी नहीं सकती, जी बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ही अलग पॉलिसीज चल रही है। पॉलिटिक्स जो है वो हर जगह है। जी जी, तो अलग तरह की पॉलिटिक्स है, और हमेशा जो है जमीन के लिए और सोना के लिए लड़ाई तो होती ही रही है पूरी दुनिया में। हिस्ट्री में बिल्कुल। आप जाइए तो हमेशा यही, जड़ जोरू जमीन, ये तो ये तीन जो है चीज, ये हिस्टोरिक हैं, बिल्कुल। इसको आप बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो आप तो सोने की चिड़िया थे, सबने आपके जो है पंख नोच लिए, मसल्स आपकी नोच खाया, लेकिन अब तो हड्डियों के साथ कुछ लिगामेंट बचे हैं, आप वो भी छोड़ दीजिए। और उन्हें बचाने के लिए हमें चाहिए जवान अच्छे, और वो अग्निपथ से नहीं गुजर पाएंगे। तो वो जो है वो, तो ये जो अग्निपथ है ये अब देश के लिए नहीं हो कि आर्मी के लिए हो गया। आर्मी अब अग्निपथ पे, यानी कि आग से जलते हुए रास्ते पे गुजर रही है। हाँ, वो उसी रास्ते। अब फिर वो आप कभी ये देखिए, जिस आदमी को भी आप फ्रंट पे खड़ा करेंगे, उसके साइकोलॉजी में ये होना चाहिए कि मैं अगर पेरिश कर गया तब भी मेरी फैमिली सेफ रहेगी। एक पहले वो था कि कोई जवान मर गया या कोई अफसर मर गया, कोई जेसीओ मर गया, तो पूरी यूनिट उसके हेल्प के लिए खड़ी रहती थी और करती थी। ये तो अब भी कह रहे हैं हम कारगिल पैकेज देंगे, तो वो पैकेज वाली बात तो है कि 1 करोड़ रुपए देंगे। अब गवर्नमेंट ये कह रही है। हाँ, इसमें मैं उस गवर्नमेंट का जो बाद में चुनावी जो माहौल था और उसमें जो कि 1 करोड़ रुपए देंगे, इट्स ओके, लेकिन वो है कि आप उसे जवान का नाम नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं अग्निवीर शहीद हुआ है। बिल्कुल। तो एक दोयम दर्जा जो बन गया, वो एक रिस्पेक्ट का, ठीक है आर्मी पूरा ऑनर देगी, सब कुछ देगी, लेकिन कौन था? आप ये देखिए कि बैटल ऑफ सारागढ़ी मुझे याद है, जिसमें जो वहां पे अफगानों के आक्रमण में 18 सिख शहीद हुए थे और 10,000 लोगों से लड़े थे। तो उसमें वो दाद जो था, खुदा बख्श, वो बेचारा कुक था, तो उसको नहीं मिला कुछ भी, क्योंकि वो मैन फौजी नहीं था। बाकी सबको मिलिट्री क्रॉस दिया गया उस वक्त। तो ये यहाँ है कि साहब ये तो फौजी था और ये अग्निवीर था, काम वही कर रहा था, लेकिन एक कैटेगरी अलग बन गई, पहचान, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, पहचान ही उसकी अलग हो गई जी। तो वो कभी जो है उसके दिल में वो जज्बा नहीं रहेगा। जी। तो कर्नल आईपी सिंह जी ने आज हमें अग्निपथ, मैं कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ सरकार का जी, लेकिन सरकार को सीरियसली इन सब चीजों को लेना चाहिए। जी जी। अगर आपके बॉर्डर सेफ नहीं है तो आप सेफ नहीं रह सकते। जी, दुनिया की हिस्ट्री ही आपको बताती है ये। हाँ, मैं आपको अर्ज करूं सर, युद्ध जब चीन का युद्ध हुआ था तो 1962 से पहले अरब करेंसी हमारे यहाँ से छपती थी, आरबीआई छापता था, यही छपती थी और जाती थी। बिल्कुल। उन्होंने बंद कर दिया। कि जब आपका बॉर्डर सेफ नहीं है, जब आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो तो दूसरे क्या करोगे? जी जी। तो वही भारत चीज को है। नुकसान हुआ, ये बहुत नुकसान हुआ। जी। तो इसमें हमारा ट्रेड, इकोनॉमी, टूरिज्म, ऑल थिंग्स गोइंग टू वैनिश, बहुत बुरी स्थिति में जाती है। जी। तो यही चीज है कि 10वीं की योग्यता जो है उस पे वो ठीक है या बढ़ाई जानी चाहिए? सवाल इस चीज का है कि 10वीं की योग्यता अगर ये बढ़ा के बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ा लें, नहीं चलना है ये सरकार के ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर आप 10वीं की ही योग्यता आप सोचते हैं कि बहुत योग्य है, तो फिर आप 23 साल क्यों कर रहे हो? 23 साल की उम्र में 10वीं पास चाहिए आपको। 45% वाला लड़का तो ना वो फिजिकली बहुत अच्छा होगा, और होगा भी तो दिमाग से ठट होगा। उसको आप कैसे जो है टेक सेवी बना देंगे और बड़ा ब्रिलियंट बना देंगे कि साहब वो जो है फौज में घुसते ही जो है आसमान से तारे तोड़ के हिंदुस्तान के लिए ला देगा। जी जी। मतलब अगर आप 17 से बढ़ा के एज बढ़ा रहे हैं, 17 तक तो ठीक है क्योंकि 10वीं पास होता है बच्चा 17, 16, 17 साल की उम्र में। लेकिन अगर आप एज बढ़ा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा
एजुकेशन का भी, नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बढ़ाना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से एज मेरे को। हिसाब से तो उम्र को बढ़ाना ठीक है ही नहीं जवान के लिए। जी, कम उम्र में क्यों लेते हैं आप फौजी मतलब? नहीं, कम उम्र कहाँ है, अरे 17 हम लोग भी 17 तो 17 साल में तो हम लोग इंटरमीडिएट पास कर गए थे, जी जी तो भाई कम कहाँ है। जी। आजकल हाई स्कूल नहीं, मैं इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूँ। जी। हमारे जैसे लड़के 17 साल में इंटरमीडिएट हो गए। अब नहीं हो सकते, अब तो 18 कम से कम चाहिएगा, 6 साल के को तो आप भर्ती करते हो। करने को तो मतलब यह है कि 6 साल में भर्ती करते हैं, जो भी कुछ इनका है 18 साल ही ले लेते हैं, मान लीजिए। जी, मान लीजिए हम 18 साल ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 साल में आप उसको जो है 18 साल में तो इंटरमीडिएट हो जाएगा ना। जी 6 साल में गया वो, तो भी 6 में 12 जोड़िए तो 18 ही होता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल है जी। आपको ऐसे ही स्टूडेंट चाहिए जो कि हर साल फेल कर रहे हैं प्राइमरी एजुकेशन में ही, हाँ, तो आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत घटिया है। जी जी इसका मतलब कि 23 साल आपने कर दिया, हाई स्कूल मिनिमम आपने कर दिया कि 23 साल का भी है और हाई स्कूल है तो चलेगा, 45% है तो चलेगा। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये, मेरा अपना पर्सनल मत ये है, बाकी हाँ, सब हम ठीक आपके है। पर्सनल मत पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने फौज की एक बड़ी सेवा करके आप अभी रिटायर सीनियर सिटीजन की लाइफ जी रहे आप हैं। 32 साल तो हमारे फौज को छोड़े हो रहा है। जी ये इतने दिन पहले मैं रिटायर किया। अच्छा, आपके प्रोटोकॉल वगैरह तो होते होंगे, जैसे मान लीजिए आप मिलिट्री हॉस्पिटल में जाते हैं तो एज ए कर्नल आपको अच्छा प्रोटोकॉल मिलता होगा, हाँ। मेजर को, जनरल को अलग, तो अग्निवीर को क्या मिलेगा, सैनिक के बराबर या अलग? ये मुझे नहीं, अग्निवीर को तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मिलिट्री हॉस्पिटल तो मिलेगा उसे। ये मिलिट्री हॉस्पिटल रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? जी मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, जी जी और इस पे कोई डिस्कशन भी मैंने किसी को करते नहीं देखा। जी। वो तो सिविल में चला जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, कैंटीन दे रहे हैं तो शायद पता नहीं अभी कैंटीन वैंटीन ये सब वो कर रहे हैं, तो कैंटीन में कौन सी ऐसी चीज है? कैंटीन में क्या चीज है ऐसी कोई खास? अरे मैं 6 महीने कैंटीन नहीं जाता हूँ, कैंटीन में आधे से ज्यादा सामान जो है सब स्टैंडर्ड है, पहले भी था, आज और भी बुरा हाल हो गया है कैंटीन का। आप एक ब्रीफकेस खरीदने जाइए, सूटकेस खरीदने जाइए, वो जो है मच इंफीरियर क्वालिटी का है देन द आउटसाइड मार्केट। ओके। हाँ, कोई ऐसा नहीं है कैंटीन में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, और फिर एक लिमिट है, 7,500 रुपए से आप ज्यादा का सामान नहीं खरीद सकते हो। साबुन तेल ये वो थोड़ा सा खरीद लो, वो भी अफसर और उनके भी अंतर है शायद। तो पता नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि होगा। एज एन अफसर मैं बता रहा हूँ, आज के दिन जी 7,500 ही है हमारा। तो मैंने तो कभी साहब 3,000 मैक्सिमम, मैंने आज तक पूरी लाइफ पे मैंने 3,000 से ज्यादा का कैंटीन से सामान लिया नहीं है। और आपको बताऊं, साल में 2-3 दफे से ज्यादा मैं कैंटीन नहीं गया हूँ पूरे इंटायर लाइफ में। हमको कैंटीन में कोई ऐसा वो नहीं, शराब थोड़ी सी सस्ती मिलती थी कैंटीन से, कुछ जगहों पे अभी भी मिलती होगी। मैं चूंकि शराब नहीं पीता तो मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं मैं बात करूंगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी राहत है जी। लेकिन खाली शराब जी हाँ, और कोई चीज तो है नहीं ऐसी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस पे एक कंक्लूजन मुझे दें कि क्या सोचते हैं फाइनली इस स्कीम को लेके आप। इस स्कीम में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि ये स्कीम मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी चीज नहीं है। ये फौज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छी स्कीम ये नहीं है। इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना चाहिए और इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो डॉक्टर कर्नल इंद्रपति सिंह जी से हमने बात की। भारतीय सेना के एक बड़े प्लास्टिक सर्जन रहे हैं आप, वॉर देखा है आपने, सैनिकों की मनस्थिति को समझा है, और अब इस स्कीम की आपने स्टडी की और आज हमें समय दिया, इसके लिए सर बहुत धन्यवाद। और आपसे अपील है कि हमें कमेंट करके बताएं कि आपके सवाल क्या है, ताकि हम डॉक्टर साहब से फिर कभी रूबरू हों तो हम उनसे पूछ सके। साथ ही आज कौन सी बात आपको अच्छी और अलग लगी ये भी कमेंट करके बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को। धन्यवाद।